खूबसूरत वादियां, बहते झरने और कल कल करती नदियां किसी जन्नत से कम नहीं। तो आपको बता दें कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और दुनिया भर में इस दिन पर्यावरण के संरक्षण के लिए तमाम कदम उठाए जाते हैं और इसी के साथ तमाम यहाँ पर नियम कानून भी बनाए जाते हैं जिससे हमारे आसपास के पर्यावरण को संरक्षण मिल सके। तो इस बार विश्व पर्यावरण की थीम जैव विविधता रखी गई है ताकि लोगों को पर्यावरण की अहमियत और प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रेरित किया जा सके। तो इसी विषय पर ज्यादा बातचीत के लिए देहरादून से ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जयपुर से रमेश पुरोहित जी। रमेश जी, पहले आपके पास आना चाहूंगी। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और कहीं ना कहीं इस दिन हम एक कदम उठाते हैं, एक संकल्प लेते हैं अपने आसपास के पर्यावरण को सुरक्षित रखने का। लेकिन अगर मैं बात करूं आजकल की या फिर दिन ब दिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं हम पर्यावरण का संरक्षण तो कर नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हम पर्यावरण का विनाश जरूर कर रहे हैं। क्या कहेंगे? हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, सूख गए तो जलाने के काम आए, ठोकर न लगाना समझकर कच्चा मकान, शायद यह किसी दिन सर छुपाने के काम आए। इस बात को हम सदियों से मानते हैं, स्वीकारते आए हैं और पर्यावरण अगर संरक्षण की अगर बात करते हैं तो हजारों सालों का जो इतिहास हमारे साथ जुड़ करके आया है, धर्म और जो है आध्यात्म की दृष्टि से पर्यावरण हमारी ज़िंदगी का आधार रहा है। चाहे व्रत, उत्सव, तीज, त्योहार हो, कहीं न कहीं देखा जाए तो पूरा जो आसपास का पर्यावरण का मतलब होता है कि हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध रहना। जब वह शुद्ध होता है तो मानव खुद भी है जो उससे ठीक रहता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि विकास की जो एक अवधारणा आज के संदर्भ में 21वीं सदी में जिस तरह से बढ़ती जा रही है और अति दोहन की जो प्रक्रिया हमारे जो है क्या कहना चाहिए खून में बस गई है, सोच विचार में बस गई है, आचार विचार में बस गई है, काम करने के तौर तरीकों में बस गई है। विकास की जो तेज रफ्तार होनी चाहिए उसको आधार बनाते हुए जिस तरह से पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन किया गया, उसी का ही ये परिणाम है कि कोरोना जैसी महामारी का भी अगर इसका विश्लेषण किया जाएगा तो इसके मूल जड़ में वही बात घूम फिर के आएगी कि हम लोग जो है कि प्राकृतिक जो जीवनचर्या थी, पर्यावरण से जुड़ा हुआ हमारा जो जीवन था, उससे हम बहुत दूर चले गए। हमारे सोचने, विचारने और काम करने के तौर तरीके बदल गए। इसके कारण से ये महामारियां आती है, प्राकृतिक प्रकोप होता है। अब जब हम बात करते हैं देवताओं की, तो पर्यावरण को हमने जो है देवताओं के रूप में भी माना है। पंच महाभूत की बात करते हो, आकाश, जल और जो है आपके क्या नाम, अग्नि है, वायु है, आकाश है, ये देवता है के रूप में हम
स्वीकारता है और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसका मतलब क्या कि इसका मतलब देवता वह जो देने वाला हो, जो देता है वह देवता है। तो हमने प्राकृतिक जो जो पंच महाभूत है इनको देवताओं के रूप में इसीलिए स्वीकार किया कि ये हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। जब इनका अति दोहन होने लगता है, जल जंगल और जमीन प्रदूषित होने लगता है, तब जाकर के इस तरह की जो दिक्कतें सामने आती है। और आप कानून और व्यवस्था की और सारी अगर बात करें तो हमारे पास में सब कुछ उपलब्ध है कि प्राकृतिक जो है प्रदूषण के खिलाफ अगर कोई काम करता है तो हमारे कानून है, नियम है, नीति है, सब कुछ बना हुआ है, लेकिन उसकी अनदेखी होती है। और अनदेखी के कारण से ही ये सारी जो समस्या का जो मूल जड़ है वह यही है कि अति दोहन को नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया है या नियंत्रित विकास की जो एक प्रक्रिया है वह कहीं गुम हो गई, हमारे आचार विचार में गुम हो गई, हमारे सोच में गुम हो गई, हमारे काम करने के तौर तरीकों में कहीं वो दिखाई नहीं देती है। इसी वजह से आज जो मानव जाति है वह जो है बहुत परेशानी में है, मुश्किल में पड़ी है कि किसी तरह से अब कोरोना काल का जो शुरुआत का जो फेज था, जिसमें आपने खुद ने देखा, पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया कि जो प्रकृति है वह शुद्ध हो गई इस काल के दौरान, क्योंकि उद्योग धंधे बंद थे, सड़कों पे आवाजाही साधन नहीं हुए और सब लोगों ने अपने संयमित जीवन से जो है पालन किया। तो जो प्रदूषण की जो समस्या है, चाहे वह वायु प्रदूषण की बात करो या अन्य जल प्रदूषण की बात करो, कहीं पे भी करो, सब ने इस बात को स्वीकार किया कि अब प्रकृति ठीक हो गई, अब प्रकृति। लेकिन ज्यों ज्यों ये लॉकडाउन के बाद के जो आगे की स्थितियां चलती जा रही है, फिर वही जो है समस्याएं जी बिल्कुल जिस तरीके से आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना के चलते जो लॉकडाउन पूरे दुनिया भर की अगर मैं बात करूँ या देश भर में जो लगाया गया है, कहीं ना कहीं एक नई तस्वीर तो आपको बता दें कि जिस तरीके से संवाददाता रमेश पुरोहित जी ने भी यहाँ पर इस बात का जिक्र किया है, क्योंकि दुनिया भर में हम इस वक्त देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना का कहर पूरी दुनिया भर में देखने को मिल सकता है। तो भूपेंद्र गुप्ता यहाँ पर हमारे साथ देहरादून से जुड़े हैं, ब्यूरो हेड हैं। अब भूपेंद्र जी, जिस तरीके से रमेश पुरोहित जी ने भी यहाँ पर जिक्र किया है कि कहीं ना कहीं कोरोना पूरी दुनिया में अपना कहर बरपा रहा है और काफी लोगों को यहाँ पर इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन एक अच्छी बात इस बीच ये है कि अब जो हमारे आसपास का वातावरण है या फिर पर्यावरण की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं एक नई तस्वीर प्रकृति में देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो हमारा इससे पहले कोरोना काल से पहले का जो वातावरण था, वायुमंडल जो था, किस प्रकार की जहरीली गैसों से दूषित हो गया था, किस तरीके से जो है, चाहे वो हम पहाड़ की बात करें, हिमालयन राज्यों की बात करें, हिमालयन राज्यों में जो लोग प्रवास करते थे उन तक में जो है ऐसी स्थिति हो गई थी कि जो बाकी जो अन्य महानगर है या राज्य है उनके से ज़्यादा जो है जहरीली और प्रदूषित वायु की यहाँ पे बात सामने आ रही थी, जिसको लेकर के लगातार जो है तमाम सरकारें, तमाम प्रदेश के लोग जो हैं चिंतित नज़र आ रहे थे। और अगर हम तमाम जो सर्वे हुए हैं, जो इस पर रिसर्च हुई है, रिसर्चों के आधार पर हमने देखा कि जो लगातार जो सबसे ज़्यादा जो पेड़ कटान हो रहा है, भूमि कटान हो रहा है और जो वातावरण का एक जो माहौल बिगड़ा है, वो कहीं ना कहीं वो उसके लिए पीछे जो है मानव सभ्यता जिम्मेदार है। और इस मानव सभ्यता ने जो अपने आप को निरंतर विकास की ओर आगे ले जाने का संकल्प लिया है, उसी की दिशा के चलते जो है पूरा का पूरा जो है वायुमंडल में, तमाम पर्यावरण में तमाम प्रकार की जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इसी के मद्देनजर जो ये इस वर्ष की जो थीम रखी गई है जैव और विविधता को लेकर के, जैव विविधता को लेकर के, तो दो शब्दों से मिल करके ये बना है जैव विविधता। तो इसमें जो 6 बड़े संकल्प लिए गए हैं कि जिस तरीके से ये है कि हमारे पास कोरोना से पहले जिस तरीके का माहौल था, हमारे जो पूरे देश की बात करें या हम पूरे वायुमंडल की बात करें, पर्यावरण को लेकर के जिस तरीके की चिंता जताई जा रही थी, तो एक प्रकृति ने हमें मौका दिया। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हमारे सामने एक नई तस्वीर आई है तो इस तस्वीर को और हम कैसे सुंदर और कैसे बेहतर बना सकते हैं।
तो इस दिशा में काम होने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे आ रहा है, जैसे जैसे जो है आवागमन बढ़ रहा है, जिस तरीके से कल कारखाने शुरू हो गए हैं, वाहनों का आवाजाही बढ़ गई है, तो आने वाले कुछ समय में फिर ये पर्यावरण जो है कहीं ना कहीं प्रदूषित होगा। और जो आज देखिए सबसे पहले जिस तरीके से कह रहे थे कि ओजोन लेयर लगातार हमारी जो है कमजोर होती जा रही है और जिसके चलते जो है ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वायुमंडलीय परिवर्तन आ रहा है, रासायनिक क्रियाओं की जो है तमाम हो रही हैं, तो हमें ये आज की डेट में बहुत ज़रूरत है कि हम किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर हम इसको जो है समझें और समझने के साथ ही साथ जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पर उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड में लगातार इस तरीके की घटनाएं यहाँ पर सामने आ रही है जहाँ पर भारी मात्रा में जंगलों को नुकसान पहुंचाया जाता है। अब आजकल वो सीजन फिलहाल चलना स्टार्ट हो गया है क्योंकि फायर सीजन इसे नाम दिया जाता है, जहाँ पर जंगलों में आग लगाई जाती है और तमाम तस्वीरें हम हर साल देखते हैं जहाँ पर भारी नुकसान जंगलों को पहुंचाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि इससे भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और आने वाले समय में ये काफी खतरा भी ला सकता है, इसलिए जल्द से जल्द यहाँ पर कुछ इसके लिए करना चाहिए? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो है फायर सीजन शुरू हो जाता है और वो 14 फरवरी से स्टार्ट होने के बाद से जो है जून तक का चलता है, जब तक का बारिश नहीं आती, मानसून नहीं आ जाती है। लेकिन देखिए सबसे खास और अहम बात यहाँ पे ये है कि जो हमारे जो नदी, तालाब, जंगल हैं, पर जो है चीज़ें हैं, इनको हम किस तरीके से सुरक्षित रख सकें। देखिए फायर सीजन में जो है अभी अगर पिछले 3 सालों के पहले की हम बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से जंगलों में आग धधकी थी, क्योंकि आपने उत्तराखंड की बात करी तो उत्तराखंड में 65% से अधिक जो है भूभाग जो है जंगल से है, वनों से आच्छादित है। यहाँ पे अरबों खरबों रुपए की वन संपदा है और उसमें जो नुकसान होता है जब आग लगती है तो आग की वजह से केवल जो है लोगों को दिक्कत नहीं होती है, इसके अलावा जंगली जानवरों को दिक्कत होती है। तमाम जो है वो वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती है जिनकी अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत आंकें तो करोड़ों अरबों रुपए की होती है। तो ऐसी वनस्पतियों का नुकसान और ऐसी चीज़ों का जो है भरपाई जो है हमें करने में कई लंबा समय लग जाता है और जिसको हर साल ये खामियाजा जो है उत्तराखंड को झेलना पड़ता है। और इसके मैं आपको एक उदाहरण और दूं, करीब 4 साल पहले जब जंगलों में बहुत भयंकर आग लगी तो यहाँ पे जो है मिग 71 से जो है यहाँ पानी का छिड़काव किया गया, करीब 5 दिन जो है लगातार जो है उसके द्वारा जो है पानी तब जाकर के जंगलों की आग है। तो उससे कहीं ना कहीं जो गैसें उत्पन्न हो रही हैं, जो आग लग रही है, जो जंगलों में जिस तरीके से जो है वनस्पतियाँ नष्ट हो रही है, उसके बाद से जो एक पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है गैसों के माध्यम से, तमाम प्रकार की रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से, वो बहुत खतरनाक है वायुमंडल के लिहाज से। आपने कहा कि जिस इसके सुझाव जो सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है, तमाम दावे करती है, हर साल जो है तमाम बैठक होती हैं फायर सीजन से पहले कि किस तरीके से हम इस पर अंकुश लगा सकते हैं, किस तरीके से नई चीज़ों को हम डेवलप कर सकते हैं, कई नए प्रयोग करे जा सकते हैं, कुछ परंपरागत तरीके हैं उनको भी अपनाया जाता है। लेकिन अब जो है उसमें वो कमी जो है कई बार देखने को भी मिलती है, लेकिन वो जो तेज़ी और मुस्तैदी दिखनी चाहिए थी वो तेज़ी और मुस्तैदी अभी नहीं दिखाई देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी सरकारों को इस दिशा में बहुत काम करने की ज़रूरत है, विभागों को और काम करने की ज़रूरत है। अगर हमें वाकई में अपने पर्यावरण से, अपने वायुमंडल से प्रेम है तो हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है, केवल सरकार और राज्यों की जिम्मेदारी नहीं है, हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि वो कम से कम ऐसे टाइम पर अपना एक पेड़ लगाए, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखे, हो सके तो जो है कूड़े का सही तरीके से निस्तारण कर सके, जो है जलों का जितना अधिक से अधिक जो है संरक्षण कर सकता है उसको करे। तब जाकर के जो है हमारी तमाम चीज़ों को अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझेगा, हर व्यक्ति के अंदर ये मन में भाव होगा कि नहीं हमारा पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, हमारी इस एक्टिविटीज़ से, हमारे इन क्रियाकलापों से नुकसान हो रहा है, तो इस दिशा में बहुत तेजी से परिवर्तन होता दिखाई देगा हम लोगों को। बिल्कुल, यहाँ पर शेखर आनंद त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से सीधे लाइव। शेखर जी, जिस तरीके से अगर पर्यावरण की हम पर बात कर रहे हैं, अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो भारत पर एक गहरा संकट इस वक्त मंडरा रहा है, क्योंकि अगर दुनिया की मैं बात करूं तो दुनिया के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 7 शहर शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो ये प्रदूषण हमारे पूरे देश भर में फैल रहा है, कहीं ना कहीं पर्यावरण को किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। शिक्षा विभाग जाइएगा तो हमसे एक लीड मिलेगी। जी शेखर जी, क्या आप तक आवाज आ रही है? जी बताइए। जी शेखर जी, जिस तरीके से पर्यावरण दिवस की हम यहाँ पर बात करें और हर साल ये दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए यहाँ हम तमाम कदम उठाते हैं, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें दिन ब दिन सामने आ रही हैं, जंगलों में आगजनी की खबरें यहाँ पर सामने आ रही है, तस्वीरें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं हम संरक्षण की जगह यहाँ पर
कहीं ना कहीं विनाश की कगार पर पर्यावरण को ले जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए आयुषी, लुधियाना से हिमालय दिख गया और सहारनपुर से हिमालय की पहाड़ियां दिख गई। 200-300 किलोमीटर दूरी के फासले पर हैं ये दोनों जगह। मतलब लुधियाना से चंडीगढ़ से लुधियाना से 200-300 किलोमीटर शेखर, दूर आपको है। माफी चाहूंगी, बीच में रोक रही हूँ। यहाँ पर हमारे साथ राजस्थान के पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई जी जुड़ चुके हैं। सुखराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं आयुषी, धन्यवाद आपको। जी सुखराम जी, आज पूरे विश्व भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और बड़ी ही धूमधाम से हर साल इसे मनाया जाता है, कहीं ना कहीं पर्यावरण के संरक्षण के लिए। लेकिन जिस तरीके से आजकल पर्यावरण को यहाँ पर दूषित करने का काम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसके संरक्षण के लिए यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए? मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान सरकार बनने के बाद में हमने पानी सुरक्षित कैसे रहे, हवा सुरक्षित कैसे रहे, तमाम प्रयास किए हैं। हमने हवाओं के लिए सेंटर लगाए हैं ताकि उसकी मॉनिटरिंग हो सके, और जो उद्योग है उनके CSPT लगाई है, नगर पालिका STP लगाई है, ताकि पानी ट्रीट होकर के और खेतों में काम दे। कुल मिलाकर के आने वाले समय में हमारा प्रयास रहेगा कि हमारा जल, हमारा पानी और हमारा भूमि जो है उसमें यूरिया कम डाले, जैविक तरीके से खेती हो। ये प्रयास हम आने वाले दिनों में करेंगे। जी, लेकिन सुखराम जी, जिस तरीके से अभी दुनिया भर में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, लाखों लोग इसकी चपेट में आ गए हैं, लाखों लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इसे एक पॉजिटिव वे में देखें तो माना यह जा रहा है कि कोरोना काल में दुनिया भर के पर्यावरण की जो तस्वीरें देखी गई है वो शायद ही दशकों पहले देखी गई थी। तो लगता है संपर्क यहाँ पर हमारा पर्यटन मंत्री से टूट चुका है। एक बार वापस से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। शेखर आनंद त्रिवेदी लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। शेखर, जिस तरीके से मैं कोरोना काल में बात कर रही थी, कोरोना काल में भले ही लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और कहीं ना कहीं लाखों लोगों को इससे नुकसान भी हुआ है, लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं दूसरी तस्वीर की बात करूं तो प्रकृति की एक नई तस्वीर इन दिनों देखने को मिल रही है। जो दूषित नदियां हमें दिखाई देती थी पहले, वो कहीं ना कहीं अब साफ हो चुकी है। जो हरियाली हम भूल चुके थे कुदरत में, वो हरियाली वापस से दिखने लगी है। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना काल में कुदरत के पास अपनी स्वच्छता का, अपने इलाज का हर उपाय मौजूद है। दिक्कत सिर्फ इंसानों के लिए है जो अक्सर कुदरत से आगे निकलने की कोशिश में या सब कुछ जीत लेने की कोशिश में सबसे ज्यादा नुकसान उसी चीज को पहुंचाता है। दरअसल जिसके ऊपर वो जिंदा है वो है कुदरत। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 2-2.5 महीने शेखर, माफी चाहूंगी, आपको बीच में रोक रही, एक बार फिर से सुखराम बिश्नोई जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुखराम जी, जिस तरीके से पहले भी मैं ये सवाल पूछ चुकी हूँ कि जिस तरीके से पर्यावरण को नुकसान यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है, और आपने भी बताया कि लगातार राजस्थान सरकार की तरफ से ये कदम उठाए जा रहे हैं पर्यावरण के संरक्षण को लेकर, क्या कुछ यहाँ पर आप संदेश लोगों को देना चाहेंगे कि पर्यावरण को लेकर किस तरीके से जो लोग हैं अपने अंदर अवेयरनेस ला सके? मेरा आपसे निवेदन है कि प्रत्येक आदमी अवेयरनेस रखेगा तभी जाकर के आने वाली जो पीढ़ी हमारी है उनके लिए पानी और हवा और जमीन सुरक्षित रख पाएगी। वरना आने वाली पीढ़ी कोसेगी कि हमारे क्या पुरखे थे जो हमारे लिए पानी, ने तो पानी स्वच्छ रखा, न हवा स्वच्छ रखी, न जमीन स्वच्छ रखी। जी जी मैडम। जी शुक्राम जी, एक और सवाल मेरा आपसे, जिस तरीके से दुनिया भर में आगजनी की घटनाएं अब तेजी से फैल रही है, जंगलों में आगजनी की घटनाएं हम देख सकते हैं जिससे जो लाखों पेड़ है उनको नुकसान पहुंचता है, जो वन्य जीव है उनको नुकसान पहुंचता है, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज के लिए कुछ नए नियम कानून यहाँ पर निकालने चाहिए कि जो लोग ऐसे कृत्यों को अंजाम देते हैं कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई इस हिसाब से होनी चाहिए? लगता है संपर्क यहाँ पर सुखराम बिश्नोई जी से टूट चुका है। रमेश जी लगातार यहाँ पर हमारे साथ बने हुए। रमेश जी, जिस तरीके से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण की,
तो कहीं ना कहीं कोरोना काल के बाद जो तस्वीरें देखने को मिली है वो काफी साफ है, काफी आंखों को छूने वाली है। जिस तरीके से मैंने शेखर से भी ये सवाल पूछा था कि कहीं ना कहीं जो साफ सफाई अब देखने को मिल रही है, जो नदियों का पानी पहले दूषित हुआ करता था वो साफ नजर आने लगा है, तो आगे अब इस चीज को कैसे लेकर हम जा सकते हैं, इसके लिए क्या कुछ अब करना चाहिए? तो यहाँ पर हमारे साथ एक और मेहमान यहाँ पर जुड़ चुके हैं, विष्णु लांबा जी, जो खुद ट्री मैन हैं और लगातार पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है विष्णु जी आपका न्यूज़ इंडिया में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु जी, आज पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जा रही है और माना ये जाता है कि एक देश को खुशहाल रखने के लिए वहाँ के पर्यावरण, वहाँ के जंगलों का एक अहम योगदान होता है। लेकिन दिन ब दिन जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जंगलों में आगजनी की घटनाएं सामने आती है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जाता है, क्या आपको लगता है कि आगे जाकर अब हमें यहाँ पर सीरियस होना चाहिए और इन सब चीजों के लिए एक अहम कदम उठाने यहाँ पर अब जरूरी हो गए हैं? मुझे नहीं पता आपके अभी समय पैनल में कौन बैठा हुआ है, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से पर्यावरण जगत में अपनी श्रद्धा रखने वाले तमाम लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जी। निवेदन है कि ये जो तस्वीर की बात आपने की है, ये जो तस्वीर जो हमने देखी है, इस तस्वीर की कल्पना हमने कभी की नहीं थी, सपने में भी नहीं की थी। इस तस्वीर ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर अब भी नहीं जागे तो आप कब जागेंगे। आप प्रकृति के विजेता बनने का दुस्साहस मत कीजिए, आप उसके सहचर या सहभागी बनने का प्रयत्न कीजिए। आप प्रकृति को जीत नहीं सकते, वो अपने सिद्धांत नहीं बदल सकती। और इस बार प्रकृति ने खुद को बैलेंस किया है, अपने आप को संतुलित किया है और दुनिया को बता दिया है कि आप उसे जीतने की कोशिश ना करें, उसके साथ चलने की कोशिश करें। आज माफ कीजिएगा, अभी सोशल मीडिया पर इस बार तो खैर लॉकडाउन के कारण चीजें चल रही है और हमेशा की तरह एक ये जो तथाकथित जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ज्यादा करेंगे तो ठीक रहेगा। केवल कंप्यूटर की पोस्ट बना करके सोशल मीडिया पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, सब लिखना था, ये पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस, इन सब से पार नहीं पड़ने वाली है। जमीनी धरातल पर स्तर पर आकर के काम करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझने की आवश्यकता है। आज वैश्विक मंच पे जो सामान्य जनमानस है, आम लोग हैं, उनकी ताकत के दम पर ही हमने इतना बड़ा अचीवमेंट किया कि पूरे दुनिया में सबसे अधिक ग्रीन प्रतिशत डेवलप करने वाले, ग्रीन लेड डेवलप करने वाला देश भारत बना और उसके दम पर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पुरस्कार भी मिला। तो कहीं न कहीं भारत की साख पूरी दुनिया में जो है वो बहुत अच्छी है और जितनी भारत की विश्व की श्रेष्ठ सेवा करने के योग्य मानता है, उस तरह की दुनिया की अपेक्षाओं पर हम खड़े उतरेंगे तो दुनिया की भी ज्यादा अच्छी सेवा कर सकेंगे। आपने देखा होगा लॉकडाउन के कारण जिन पशु पक्षियों के घरों में हमने कब्जा कर दिया और ये कहा कि आज टाइगर झालाना में आ गया, आज वहां आ गया, टाइगर नहीं आया। हकीकत ये थी कि हम टाइगर के घर में घुस गए। तो बस यही है कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे, ये हमारी संवैधानिक दायित्व भी है और हमारा व्यक्तिगत कर्तव्य भी है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु लांबा जी तमाम बातचीत करने के लिए न्यूज इंडिया से। धन्यवाद धन्यवाद। तो फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चुका है एक छोटी से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे भी जारी रखेंगे इस विषय पर। वादियां, बहते झरने और कल कल करती नदियां किसी जन्नत से कम नहीं।